गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 6th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर जो है इस सेमेस्टर का 5th चैप्टर वो कर रहे हैं। कुछ एक तो बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो कह रहे थे कि सर जो सेमेस्टर है मतलब ये जो सिलेबस रहेगा उसमें किसी के पास 6 चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, तो बेटा वो 6 वगैरह नहीं है, आपके सारे 5th चैप्टर रहेंगे क्योंकि जो आपका सेकंड और थर्ड पुराने सेमेस्टर में होता था वो उसको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया था इस वजह से। तो अब आपको ध्यान रखना बेटा, इसकी हम कुछ रीडिंग कर चुके थे। आज हम इसकी जो रीडिंग शुरू करेंगे वो करेंगे जनपद से। जनपद, यहाँ से हमारी रीडिंग आज शुरू होने वाली है। जनपद, पीछे जो हम पढ़ कर आए हैं बेटा वो वर्णों के बारे में पढ़ के आए हैं कि किस तरह से अलग अलग किस तरह से हमारे समाज में 4 वर्ण होते थे और धीरे धीरे उन वर्णों में किस तरह से मतलब कठोर नियम बनते गए कि कोई दूसरे वर्ण में काम नहीं कर सकता। और उससे पहले बहुत सिस्टम बहुत हद तक ठीक था। और यहाँ पर जो राजा भी थे अब वो किस तरह से बन रहे थे, अनुष्ठान वगैरह किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं कि कैसे है। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। देखो जनपद क्या है, मतलब एक पूरे बड़े समूह का कई सारे गांव वगैरह उसके अंदर मिक्स हो गए। तो महायज्ञ जो करता था राजा वो जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 49 में दिए गए हैं, ये आपको दिखा दिए जाएंगे। पहले इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, मतलब अलग अलग बस्तियों खुदाई के बाद यहाँ पर मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। देखो ये रहे, ये जो है धूसर पात्र है। इस तरह के पात्र जो ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र पास ही बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों के लिए मतलब भोजन पर, जैसे हमारे घर में भी होता है भाई। ज़्यादातर हम कई बार हमारे घर पे हम अपने जो स्पेशल बर्तन होते हैं ना उनको संभाल के रखते हैं कि जब कोई गेस्ट आएगा तब उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कुछ कॉमन हमारे बर्तन होते हैं जिनको हम कभी कभार मतलब रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो बर्तन हम क्या करते हैं वो स्पेशल बर्तन जो होते हैं वो जब गेस्ट आते हैं तभी यूज़ करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी दिखाया गया कि जो पतले किस्म के जो बर्तन होते थे, जो पतली मिट्टी से बनाए मतलब पतले पतले बनाए जाते थे, पतली सतह होती थी और चिकने होते थे, सुंदर डिजाइनिंग वगैरह होती थी। ये बर्तन किसी विशेष मतलब खास लोगों को भोजन कराने के लिए यूज़ किए जाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब चित्रित धूसर पात्र का मतलब क्या है बेटा कि ऐसा बर्तन जिसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं, अलग अलग तरह की शेप्स बनाई जाती थी इनके ऊपर, तो इसलिए चित्रित धूसर पात्र इनको कहा जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। ज्यामितीय आकृति क्या होती है बेटा? ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। जैसे आप पढ़ते हो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल, तो ये सारे होते हैं, ये आपके ज्यामितीय आकृतियों के अंदर आती हैं। आगे उसके बाद आता है महाजनपद का जिक्र। महाजनपद देखो बेटा क्या बताया गया है कि महाजनपद करीब 2000 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये मानचित्र जो दिखाया गया इसमें महाजनपद है। इनको मैं अभी एक बार रीडिंग के बाद आपको पूरा मैप इसमें से समझा दिया जाएगा। महाजनपद कहा जाने लगा इनको। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, मतलब जो महाजनपद होते थे ये जनपद से बड़े हो गए तो बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाते थे और इनकी अपनी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की होती थी। मतलब अर्थात क्या था, उसके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती थी ताकि दुश्मन आसानी से उन राजधानियों में हमला न कर सके। और इसके अंदर जो राजा विशेष होता था वो रहता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि
और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब कुछ राजा इसलिए करवाते थे ये सब ताकि दूसरे को देख के ये लगे कि भाई ये और राजा तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब ये राजा जो है बहुत ही धनवान है, शक्तिशाली है, तभी इसने इतना कुछ बनवा रखा है, एक इसलिए किया जाता था। आगे, लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। अब देखो किलेबंदी हो जाएगी। अब मान लो अब हमारा शहर है, हमारे शहर के चारों ओर बाहर को चार दीवारी हो जाएगी, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही इसके अंदर होता था। आगे, इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना होता था। भाई योजना मतलब प्लानिंग भी बहुत बड़े लेवल की जाती थी, काफ़ी धन वगैरह भी खर्च होता था। हजारों स्त्री तथा पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। अथक मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से ये काम किया जाता था। इनके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। मतलब ये जो महाजनपद वाला जो समय था ना, इस समय में राजा जो था सेना के रूप में रखने लगा था। पहले जो थे राजा वो सेना वगैरह नहीं रखते थे, वो सिर्फ कुछ लोग मतलब उसके पास में होते थे, ठीक है, वही उनकी हेल्प किया करते थे लोग ऐसे समूह में रहकर। लेकिन अब धीरे धीरे सेना भी रखे जाने लगी, परमानेंट रूप से उनको रखा जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब जो भुगतान होता था, मतलब जो सेना को नियमित वेतन जो दिया जाता था वो सिक्कों के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्के क्या होते हैं बेटा, जैसे आप उनके ऊपर ना कुछ प्रिंट किया जाता था, वो सिक्के इसमें आते हैं। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। अभी सिक्कों के बारे में ज़्यादा नहीं है। अब देखो राजा हो गए भाई, ये जनपद बना दिए। अब इनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो टैक्स कहाँ से मिलेगा, मतलब सॉरी पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, कर से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा। तो देखो क्या क्या कर थे इस समय में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। मैं कई बार भाई रीडिंग में बुक में लिखा होता आवश्यकता और ज़रूरत बोल देता हूँ, तो कन्फ्यूज़ मत होना कि सर रीडिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो मैं उसका थोड़ा सा ईजी करके बोल देता हूँ कुछ वर्ड को। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले क्या होता था, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो लोगों से लोग उन्हें उपहार देते थे। किसी ने भाई किसी की फसल अच्छी होगी उसने 2 बोरी गेहूं की पहुंचा दी, किसी के चने अच्छे हो गए तो उसने 3 बोरी चने के पहुंचा दिए। भाई कोई व्यापारी था, उसका अच्छा व्यापार है तो उसने कुछ पैसा पहुंचा दिया। किसी बागवान, कोई बड़े बड़े बाग वाला है राजा, किसान, तो उसके यहाँ फल बहुत अच्छे हैं, आम अच्छी फसल हुई है तो उसने 10-15 पेटी जो है आम की पहुंचा दी। तो पहले ऐसे उपहार होते थे, नजराने जिसको वो कहा जाता है। लेकिन अब राजा को भाई इन नजरानों से, इन उपहार से काम नहीं चलने वाला। तब उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उसे अपने राज्य का विस्तार करना है, सेना को पैसे देने हैं, और इतना बड़ा जो किला बनवाया भाई वो सारा पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसने फिर कर सिस्टम शुरू किया, मतलब टैक्स लगाने शुरू कर दिया। अब टैक्स किस तरह से होता था वो देखिए। पहला, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। मतलब फसलों पर जो टैक्स था ना वो सबसे मेन होता था। देखो उस समय में आप आगे भी की भी जो हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आगे भी जो अगली क्लासों में, भूमि कर जो विशेष माना जाता था, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था। भूमि पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही होते थे। प्राय उपज का 1/6वां भाग, 1/6वां मतलब 1/6 पार्ट कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो जो भाग किसे कहा जाता था, भाग उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, अब ये 1/6 समझ लो। मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, सिर्फ एक चॉकलेट, उसके 6 पार्ट कर लिया आपने, इक्वल 6 पार्ट कर लिए। अब उसमें से एक पार्ट आपको किसको देना पड़ेगा, अपने मतलब पेरेंट्स को देना है, अपने पापा को देना है। बाकी 5 पार्ट आप खा सकते हो, लेकिन एक पार्ट आप, तो ऐसे होता है 6। मान लो किसी के अगर 6 बोरी अनाज हुए हैं, ठीक है, तो 6 में से 1 बोरी जो है वो राजा के दरबार में जाएगी, 5 बोरियां किसान के पास रहेगी। तो पहला जो था वो भूमि कर था। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब जो कारीगर थे ना, जो काम धंधा करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कर लगाया। अब वो भाई कहाँ से पैसा देंगे, ठीक है, उनके पास पैसे वैसे तो नहीं होते थे, लेकिन कर के रूप में उनसे काम करवाया जाता था। मान लो भाई राजा अब दीवार बनवाने लग रहा है, उसको मजदूर की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो जो मजदूर होते थे, कुछ मजदूरों को कर के रूप में, भाई तुझे 2 दिहाड़ी 2 दिन का काम कर के रूप में करना है। जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है, वो 4 मूर्तियां कर के रूप में मेरे लिए बनाएगा। तो इस तरह से निर्धारित किया गया। सुनार है भाई, तो सुनार के लिए ये कहा भी मेरे पास सोना है, तो 4 दिन
4 दिन मेरे लिए काम करेगा, ठीक है, कर के रूप में। ऐसे उनके लिए कर निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो किसी ने 1 दिन डिसाइड कर लिया, वही किसी ने 2 दिन, तो ऐसे कर लिया जाता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मान लो कोई भेड़ रखता है तो उसको भाई एक भेड़, हर महीने एक भेड़ या कोई ना कुछ, या फिर उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट होता था वो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। तो मतलब पशुपालक और जानवरों को उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। कारीगरों के ऊपर कारीगरों के ऊपर श्रम के रूप में कर लगाया जाता था। और जमीन के ऊपर 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। अब मैंने जो ये तीनों सेंटेंस बोले हैं ना, ये थोड़े शॉर्ट करके बोल दिए। जब आप कभी भी इनको याद करो तो इस तरीके से याद कर सकते हो। किसी को अब फिर से देखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब बैक करके थोड़ा सा फिर से इन पॉइंटों को सुन के लिख सकते हो आप, ठीक है। थोड़े शॉर्ट हो गए बेटा। आगे, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर लगा दिया। मान लो अब कोई व्यापारी भी व्यापार करता है तो उसकी खरीद फरोख्त के ऊपर भी कर लगा दिया कि तू जितना माल बेचेगा उतने उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। नेक्स्ट, आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक आप जानते हो जो शिकारी होते थे और जो संग्राहक होते थे जंगलों में रहने वाले, तो ये राजा को कर के रूप में क्या देते थे, जंगल से प्राप्त होनी वस्तु। जैसे गोंद दे दिया भाई, ठीक है, कोई हाथी के दांत दे दिए, कुछ और मटेरियल जड़ी बूटियां से जुड़ी हुई वो मतलब औषधि दे दी। तो ये सब चीज़ें, तो ये था बेटा आज हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कुछ राज्यों के बारे में बताया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अब आपका रह गया मैप वाला वर्क। तो देखो बेटा, महाजनपद का जिक्र हुआ है, आपकी बुक में बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ। जो महाजनपद होते थे बेटा, वो इनका जो समय दिया गया है आपके उसमें 2500 साल पहले दिया गया। आप लिख सकते हो इसको, अपनी बुक के ऊपर ही लिख लेना, जहाँ महाजनपद लिखा हुआ ना वहाँ ब्रैकेट में लिख लेना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 1600 महाजनपदों का उदय हुआ। ये सेंटेंस लिख लो, महाजनपद जहाँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इसके साथ ही लिख लो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध जो है बेटा, देखो अब 16 महाजनपद होते थे उस समय में जो शक्तिशाली होते थे, लेकिन इन सब में जो शक्तिशाली होता था वो मगध। अब मैप के अंदर देखिए, ये रहा मगध। अब जितने भी महाजनपद होते थे उनकी सबकी अपनी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। मगध, मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ये देखो, ये जो राजगृह लिखा हुआ है ये इस मगध की राजधानी के रूप में है। कौशंबी है, ये नदियां भी दी गई हैं साथ में, महानदी, सोन नदी। अब जो मगध था वो नदी के आसपास था और इसकी जो राजधानी थी राजगृह। इसकी खास बात बता देता हूँ, मगध की राजधानी राजगृह की खास बात ये थी कि ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, इसीलिए इसको राजा ने अपनी राजधानी चुन रखा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सुरक्षित था। इस वजह से कुछ इसमें जो जिक्र किए गए हैं, देखो मैं मैप में आप अलग अलग सारे पढ़ सकते हो, मैं इनके आपको एक सारे के सारे लगभग नाम बता देता हूँ और उनकी राजधानियाँ भी। पहले जो होगा वो राज्य होगा और महाजनपद और उसकी फिर राजधानी कुछ बताऊंगा, 4-5 मेन से। मगध जिसकी राजधानी राजगृह बताई गई है। कौशल श्रावस्ती है इसके अंदर, कौशल जो है उसकी राजधानी जो है वो श्रावस्ती है। देखो इसमें कौशल मिलेगा आपको, ये रहा, ये कौशल है। तो कौशल की जो राजधानी बताई गई है वो श्रावस्ती बताई गई है, ठीक है। उसके बाद जो महाजनपद है इसके अंदर, एक इसके अंदर महाजनपद है वज्जी। वज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली है। ये वज्जी आ गया और इसकी राजधानी ये हो गई। उसके बाद अवंती, अवंती है इसके अंदर, ये रहा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन जिसको आज बोलते हैं, उज्जैन, उज्जैनी या उज्जैन या फिर महिष्मती भी इसको नाम से जाना जाता है। काशी, काशी मीन्स आज इसको वाराणसी, इसकी जो राजधानी है वो वाराणसी रही है, ठीक है। इसमें आप ये सारे ढूंढ सकते हो, काशी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो ये थे, और भी बहुत सारे हैं, काशी है, अंग है, देखो ये रहा अंग, ये अंग, अंग गणराज्य है ये। अंग मतलब महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। मल्ल, कुशीनारा, मल्ल एक वो है महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनारा है। चेदी वंश है इसके अंदर जिसकी राजधानी शुक्तिमती है, सॉरी वंश बोल दिया मैंने, चेदी महाजनपद है जिसकी राजधानी शुक्तिमती है। एक होता था कुरु, कुरु के नाम से जाना जाने वाला, कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। ये जो महाभारत का युद्ध वगैरह जो बताया जाता है ना, तो ये हस्तिनापुर के लिए ही लड़ा गया था, ठीक है। और ये है मत्स्य है इसके अंदर, एक मत्स्य,
मत्स्य महाजनपद का जिक्र है, वो भी इसके अंदर शायद लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक मत्स्य जनपद भी होता था। उसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। पांचाल है इसके अंदर, यहीं पर देखिए पांचाल, जिसकी राजधानी बताई गई है अहिच्छतर या फिर काम्पिल्य जो राजधानी थी वो पांचाल की थी। सूरसेन जो है उसकी राजधानी मथुरा। गांधार तक्षशिला, ये रहा गांधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधार तक्षशिला। जो गांधार साम्राज्य है इसकी जो राजधानी है वो है तक्षशिला, ये लिखा हुआ है तक्षशिला। ठीक है, अब यहाँ पे नदियाँ देखो, झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, सिंधु नदी, यहाँ पर पंजाब वाला एरिया आ गया। अब उसके बाद कंबोज है जिसकी राजधानी राजपुर है। अशमक एक हुआ है जो जिसकी राजधानी पोतन थी, ये दक्षिण के अंदर स्थित था। जो दक्षिण है हमारा, इसमें आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं जो बुक में के अंदर नहीं है, लेकिन मैं कहीं और से आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाए। तो दक्षिण के अंदर जो जनपद होता था महाजनपद, उसके अंदर जो मेन आता था वो था, एकमात्र था ये दक्षिण के अंदर, ये था अशमक, और जिसकी राजधानी थी पोतन। ठीक है, ये आज का बेटा आपका टॉपिक था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।